नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम इंडिया गेट के पास हैं, जो कि राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी का ये दिल है। लेकिन सर, शुरुआत हम बजट से करते हैं और बजट के बाद जिस तरीके की राजनीति हुई, उसके बाद कई राज्यों के, खास करके विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया। ममता बनर्जी बैठक में गई, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हमें बोलने नहीं दिया गया, वो बॉयकॉट कर गई। ये तमाम आरोप लगे, सरकार बचाओ बजट बताया गया। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में ये सरकार बचाओ बजट था, या वाकई में इस बजट में विपक्षी शासित राज्यों की कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं? बजट को लेकर इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है? देखिए, एक ये माहौल बना दिया गया है कि आपने देखा जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं सामने, तब से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो एनडीए की जीत है उसको जीत ना दर्शाकर जीत विपक्ष की हुई है, इस तरह का माहौल बनाया जाए। तो आप देखा कि आपने कि उस तरह का माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद जब वो अपना संबोधन दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि आपके 99 जरूर आए, लेकिन 543 में से आए, ये भी बात जनता को बताइए। तो विपक्ष ने एक अभियान सा चला रखा है कि सरकार जो कर रही है उसका विरोध करना है। विपक्ष ने एक अभियान चला रखा है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है या जो विधेयक ला रही है उसको पारित होने से रोकना है, सरकार का कामकाज बाधित करना है। तो ये एक अभियान सा चला रखा है। लेकिन हमको देखना चाहिए कि आप सरकार के कामकाज में बाधा डालते हैं या आप सरकार को अपने कोई बड़े फैसले लेने से रोकना चाहते हैं, तो इस तरह की राजनीति देश हित में नहीं है। ये हो सकता है कि आपको कुछ तात्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन ये आपके राज्य के लिए भी हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में भी नहीं है। जहाँ तक आपने बात बजट की है, तो आप देखिए कि ये जो बजट है, आप देखिए कि अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जो इस समय संघर्ष से जूझ रही हैं, उससे अगर हम भारत की तुलना करते हैं, तो आप देखिए कि कोविड के बाद भारत कितनी तेज़ी के साथ उठा और पूरा देश एक साथ खड़ा होकर जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा, उससे दुनिया चकित है। और तमाम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वो भारत के प्रति आलोचक रुख रखने वाले जो आर्थिक विशेषज्ञ भी इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाला वक्त भारत का है और भारत जो 2047 का लक्ष्य लेके चल रहा है विकसित भारत बनने का, हो सकता है कि उससे पहले पूरा हो जाए वो लक्ष्य। लेकिन वो लक्ष्य आर्थिक विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय वो तो मान रहे हैं कि भारत कर सकता है, क्योंकि भारत में वो जज्बा है। लेकिन भारत के जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो उस लक्ष्य को हासिल करने की राह में बाधा खड़ी कर रहे हैं? हमको ये समझना होगा कि हमको अगर विकसित भारत बनना है तो सबसे पहले हमको एकजुट होना होगा, तमाम मतभेदों को दरकिनार करना होगा और देश जिस राह पर चल रहा है उस पर हमें तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। बजट जो है, आप अगर कह रहे हैं कि हमारे राज्य के साथ भेदभाव किया गया है, तो तमाम विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो यूपीए के शासन के दौरान और एनडीए के शासन के दौरान जो भी केंद्रीय बजट में उनको मदद मिली, जरा एक बार उस पर एक श्वेत पत्र ले आएँ, तो हकीकत उनके सामने भी आ जाएगी, जनता के सामने भी आ जाएगी। और हमने वो आंकड़े देखे हैं कि इस बजट में भी राज्यवार जो किस तरीके का एलोकेशन किया गया है सभी राज्यों के लिए। ये ठीक है कि जो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा उनको तवज्जो दे दी गई है। लेकिन आप देखिए कि आंध्र प्रदेश को बने हुए कितना वक्त हो गया है, आज भी उस प्रदेश के पास अपनी राजधानी नहीं है, तो क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? बिहार को हम साइड में रखकर क्या हम विकसित भारत बन जाएंगे? बिहार की बड़ी आबादी, बिहार जैसा बड़ा स्टेट अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या हम विकसित भारत बन जाएंगे? तो हमको सभी राज्यों को साथ लेकर चलना होगा। अगर कहीं कोई कमज़ोर है तो उसको आगे बढ़ाना होगा। तो इसको आप इसमें नहीं देख सकते कि ठीक है कि वहाँ पर वो बीजेपी को समर्थन मिल रखा है, एनडीए के पार्टनर्स हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो दे दी गई है। सबको समान रूप से संतुलित बजट कह सकते हैं इसको। असंतुलित कहने वाले लोगों को जवाब देना चाहिए कि उनको यूपीए के शासन के दौरान कितनी मदद मिली और एनडीए के शासन के दौरान कितनी मदद मिली। अब आप देखिए कि ये जो बजट है, इसमें अब जो भी एलोकेशन हुआ है अब बुनियादी ढांचे के लिए, तो बुनियादी ढांचे का जो विकास है वो सिर्फ बिहार या आंध्र प्रदेश में नहीं होने जा रहा है, वो पूरे देश में होने जा रहा है। जो आयकर में लोगों को राहत मिली है वो सिर्फ बिहार या आंध्र प्रदेश के लोगों को नहीं मिली, और देश के लोगों को मिली है। तो तमाम, चाहे वो रेल नेटवर्क की बात हो, चाहे और भी अन्य जो सौगातें दी गई हैं, जो ऐसे फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, तो वो पूरे देश के लिए लागू है, ना कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। तो राजनीति करनी है तो आप करिए, लेकिन भ्रम और अफवाह फैलाने की राजनीति मत करिए, क्योंकि ये देश हित में नहीं है।
आपके हित में अभी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में दीर्घावधि में आपके भी हित में नहीं होगी। तो बजट पर नहीं इस तरीके की बात करनी चाहिए। और ख़ासतौर पे आपने चूँकि नीति आयोग का जिक्र किया, तो देखिए ये एक बड़ा अवसर होता है जब आप सीधे प्रधानमंत्री को अपनी बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य में ये दिक्कत है, आप इसको हमारे को ये थोड़ा सा और धन दीजिए, या हमारी ये समस्या पर पहले प्राथमिकता के आधार पर गौर करिए। तो वो अवसर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने गंवा दिया है। अगर आप अपने राज्य अगर आप नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आप बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी को झटका, एनडीए को झटका नहीं दे रहे हैं, आप अपने राज्य के लोगों को झटका दे रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी हित की बात जहां रखनी थी, आप उस बैठक में नहीं गए। ममता बनर्जी की से गलती हो गई कि ममता बनर्जी ने बैठक में जाने से पहले ही कह दिया कि मैं विरोध करूंगी। तो अब जब वो बाहर आकर जो कुछ कह रही हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि वो पहले ही कह के गई थी कि मैं विरोध करूंगी, तो उन्होंने कहा माइक बंद कर दिया। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम देखते हैं चाहे संसद की कार्यवाही हो, चाहे जैसे ही सरकारी बैठकें हों, माइक नया ट्रेंड शुरू हो, माइक बंद कर देना। माइक पर बोलने के लिए जो नेता हैं वो जाहिर सी बात है आतुर रहते हैं, लेकिन हमको ये समझना होगा कि चाहे संसद की कार्यवाही हो, चाहे सरकारी बैठकें हों, तो ये सबके बोलने का जो समय है और कब कौन बोलेगा, ये सब पहले से निर्धारित होता है। और इसके लिए बाकायदा, हाँ, और बाकायदा नियम है इसके लिए। और नियम आज नहीं बने हैं, मोदी जी ने नहीं बनाए, अमित शाह जी ने नहीं बनाए, ओम बिरला ने नहीं बनाए, वो पहले के नियम बने हुए सब चले आ रहे हैं। तो उस नियम के तहत ही आपको बोलना है। और अगर आप ज़्यादा समय बोलना चाहते हैं, तो यानी कि आप दूसरे का जो हक है, दूसरे का जो अधिकार है, उसका आप हनन करना चाहते हैं, तो ये बात गलत है। सबको समान अवसर। और जब टीम इंडिया बैठी है, देखिए वो जो नीति आयोग की बैठक है ना, वो टीम इंडिया की बैठक है, तो आप यानी कि टीम इंडिया में शामिल नहीं हैं, या आप टीम इंडिया से बाहर दिख रहे हैं। आप कहते हैं हम खुद को इंडिया गठबंधन। अब भैया, इंडिया गठबंधन तो आप हो, लेकिन जो टीम इंडिया की बैठक हो रही है, जिसमें सारे प्रधानमंत्री से लेकर सारे शीर्ष नेता देश के जो बड़े बड़े मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री, सारे जो क्या बोलते हैं केंद्र शासित राज्यों के राज्यपाल, तमाम जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, वो सब वहाँ मौजूद हैं। और पूरा खाका तैयार होता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, तमाम बड़े मुद्दों पर निर्णय होते हैं। तो टीम इंडिया की बैठक में इंडिया गठबंधन नहीं है, तो आप काहे को अपने को आपको इंडिया बोलते हो? बिल्कुल। और एक और चीज़ है ना कि आप सीधे तौर पर बहिष्कार करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप इस देश की तरक्की के साथ नहीं हैं, आप सरकार, केंद्र सरकार से आप एंटी रखना चाहते हैं, तो फिर आप उनसे अपना हक जो मांगने के लिए लड़ते हैं, वो आप कहाँ लड़ेंगे? आप सिर्फ सियासी करेंगे जी। आप अगर जो सही मंच है वहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ आप बाहर में मीडिया में बयान देकर आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इन मुख्यमंत्रियों को जो विरोध कर रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, और जो बजट को बता रहे हैं भेदभावकारी, जरा एक बार वो बता दें कि उन्होंने अपने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए क्या किया, और अब तक वो कितने सफल रहे अपने प्रयासों में। तो जरा जनता को हकीकत बतानी चाहिए। देखिए, फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए, आंकड़ों पर बात होनी चाहिए, खाली धूल में लठ नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, लठ से एक जगह और भी चल रहा है सर, वो है उत्तर प्रदेश का। ये ऐसा लठ है जिसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, या और इसको उलझाने की कोशिश हो रही है जी, क्योंकि मोहरे का यहाँ पे बहुत बड़ा दांव है। कौन किसका मोहरा है, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ का अलग रुख है, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जो उनके डिप्टी हैं, उनका अलग रुख है। दिल्ली में पूरी तरीके से सबकी निगाहें हैं। नागपुर भी अब सक्रिय हो गया है कि कहीं ना कहीं इस मामले को सुलझाया जाए, ताकि जो आगे डैमेज हो सकता है उसको रोका जा सके जी। फिर बिल्कुल, जो कुछ भी हो रहा है, इसको कौन हवा दे रहा है? बिना हवा दिए तो ये हो नहीं सकता है जी। इसको हवा कौन दे रहा है सर? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि 2017 में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जब बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, जबकि बल्कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिला था उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो नहीं बन पाए थे। आला कमान ने बीजेपी के मुख्यमंत्री बना दिया योगी आदित्यनाथ को। तब से बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा पालना एक अलग बात है, योग्यता होना और जनाधार होना भी एक अलग अलग बातें हैं। योगी आदित्यनाथ के पास आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ को सीधा गोरखपुर के एक मठ से उठा के मंदिर, वो वहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बिठा दिया गया था। वो 5-6 बार के सांसद रहे हैं। उनका एक उनका एक लंबा प्रशासकीय अनुभव है, तो वो उस अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। और आप देखिए कि आते के साथ ही उन्होंने जिस तरीके से सुधार किए, जिस तरीके से उन्होंने सारे मंत्रियों को पहले प्रेजेंटेशन दिलाई कि आज हमारे जो जितना भी उत्तर प्रदेश के जो मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में क्या
क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, आगे कैसे बढ़ना है, उसकी रूपरेखा बनाई। उसके बाद जो खर्चों में कटौती की, तमाम तरह के कदम उठाए गए। तो आप देखिए कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को संभाला है, केशव प्रसाद मौर्य ठीक है, वो बार बार कहते हैं कि मैं सरकार नई संगठन बढ़ाए, संगठन के लिए वो काम के रहे हैं, लेकिन जनाधार नहीं है उनका। और वो भी तो जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तब से वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी सीट हार गए। उप मुख्यमंत्री होते हुए अपनी सीट हार गए। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भी वो जहाँ से आते हैं उसके आसपास की में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए। अच्छा, आपने अब तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर जरा अपनी 5 उपलब्धियां बता दीजिए। योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है उसको सब जानते हैं कि बाबा बुलडोजर वाले हैं, बाबा ने ये कर दिया, बाबा ने वो कर दिया। जब मौर्य साहब ने क्या किया ये बता दें। तो आप राजनीतिक बयानबाजी में माहिर हो सकते हैं, लेकिन आप कामकाज में माहिर नहीं हैं। एक और चीज़ है सर, क्या केशव मौर्य इतने ताकतवर हैं कि योगी आदित्यनाथ से सीधे दुश्मनी करें? कोई तो होगा ना उनके साथ। कौन है? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अब नाम तो खैर क्या लें उनका लेकिन दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर इसी तरह से पावरफुल होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब वो प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। हाँ। अब प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी अगर योगी आदित्यनाथ बन जाएंगे तो दिल्ली के जो बड़े बड़े सुरमा हैं उनका क्या होगा? तो वो नहीं चाहेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम करें। तो उनको एक ये समय मिला है, उनके लिए ये एक सुअवसर आया है जब वो योगी आदित्यनाथ को दबा सकते हैं। सुअवसर ये है कि भाई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। वो शायद 33 या 34 सीटों पर सिमट गई है, जो कि 63 थे, तो बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक उनके लिए सुअवसर है। तो वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं अपने लिए। तो लेकिन इसको समझना होगा सभी नेताओं को कि जो दिल्ली में बैठे हैं उनको भी, कि अगर योगी को हटाया तो यूपी हाथ से जाएगा, यूपी हाथ से गया तो दिल्ली में आप जो बैठे हैं आज वो आपका राज चला जाएगा। योगी सिर्फ यूपी पे हाथ से जाएगा ऐसा नहीं है योगी के साथ। अगर आप तो सर देश भर में आपने दौरा किया है, आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में या किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में मोदी के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं तो योगी आदित्यनाथ की होती है। और राज्य इकाइयाँ लगातार अनुरोध भेजती हैं केंद्र के जो प्रचार अभियान टीम होती है उसको कि योगी जी की ज़्यादा से ज़्यादा सभाएं कराएं। योगी जी को सुनना चाहते हैं लोग। वो किस तरीके से, चाहे वो हिंदुत्व की बात करते हों, सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर उन्होंने काम करके दिखाया है। पूरी दुनिया मुरीद है। और दुनिया ही क्यों, आप देखिए कि वहाँ फ्रांस में दंगा हो जाता तो कहते हैं योगी का बुलडोजर चलाओ। तो ये एक प्रतीक बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ की किस तरीके से कानून व्यवस्था को संभाला जाता है। और उस नाते उनके दुश्मन पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन बीजेपी को बात समझनी होगी कि जो आपसी खींचतान है, अगर इस वजह से यूपी में बीजेपी को नुकसान और बड़ा हुआ तो दिल्ली वालों की भी गद्दी चली जाएगी। ये बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश का जो महत्व है केंद्र की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यूपी में बीजेपी अगर आज मजबूत है और इससे ज़्यादा भी मजबूत हो सकती है तो वो योगी ही कर सकते हैं। योगी रिमोट कंट्रोल वाले सीएम साबित नहीं हुए। वो पहले दिन से ही नहीं है रिमोट कंट्रोल वाले। तो ये भी एक चीज़ अखरती है कि दिल्ली से जो संदेश गया उसको मुख्यमंत्री को लगता है कि मानेंगे। 2 साल तक बैठे रहना पड़ा। जी। और भी कई सारे हैं निर्णय जो केंद्र को नहीं अच्छे लगे योगी जी के, लेकिन केंद्र इस बात को समझता है। उसके पास भी फीडबैक है कि योगी को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। खैर, दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की राजनीति, और राजनीति आगे भी होती रहेगी और तमाम राजनीतिक खबरों पर हमारी नज़र भी रहती है। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि वैसे क्योंकि चाय पर कार्यक्रम चर्चा है तो गर्मी और उमस इतनी है कि हमने चाय जानबूझ कर नीपी चाय रखी हुई है भैया। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।